आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मुक्ति पथ के इस फेसबुक लाइव में मुझे कविता पढ़ने के लिए कहा गया है और मैं बहुत अभ्यस्त नहीं हूँ इस तरह के माध्यमों में कविता पढ़ने का, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और आशीष जी का आभार कि उन्होंने ये अवसर दिया। तो कहा तो ये भी गया है कि मैं कुछ बोलूँ भी हमारे समय पे, पर मुझे उस तरह से बोलने का भी बहुत अभ्यास नहीं है, तो मैं केवल कविताएं ही आप लोगों को सुनाऊंगा। और तो मैं कुछ बच्चों के लिए भी लिखता रहता हूँ, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। तो वही एक दो कविताएं मैं पढ़ता हूँ। बोधिसत्व जी कह रहे हैं कि लेखन की प्रक्रिया पर मैं कुछ बोलूँ। लेखन की प्रक्रिया तो उस पर क्या बोला जाए, आप सब जानते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि जो हम जीवन में देखते, सुनते, अनुभव करते हैं, उसी को किसी तरह से दर्ज करने की कोशिश करते हैं। तो और कुछ विचार इस बारे में आया तो मैं आगे बोलूँगा। एक छोटी कविता है और ये बच्चों की पत्रिका प्लूटो में प्रकाशित हुई थी, वही मैं पढ़ रहा हूँ। इस पर एक ये कार्ड भी उन्होंने प्रकाशित किया है, तो इसी को मैं पढ़ रहा हूँ। एक गुलाब के फूल में दो चींटी बैठी थी। एक गुलाब के फूल में दो चींटी बैठी थी, वे दोनों चींटी रिश्ते में माँ और बेटी थी। एक गुलाब के फूल में दो चींटी बैठी थी, वे दोनों चींटी रिश्ते में माँ और बेटी थी। बातें करती थी वे बैठ गुलाब के डेरे में, बातें करती थी वे बैठ गुलाब के डेरे में, कितना अच्छा लगे यहाँ से चांद अंधेरे में। बातें करती थी वे बैठ गुलाब के डेरे में, कितना अच्छा लगे यहाँ से चांद अंधेरे में। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो बच्चों को ध्यान में रख के लिखी गई। इसी तरह से एक और कविता है, बस में भेड़ें। दो ही लाइन की ये कविता है। बस में एक गडरिया आया, बस में एक गडरिया आया, कंडक्टर उस पर झल्लाया, भाई तू भेड़ों का रेवड़ बस के अंदर भी ले आया। बस में एक गडरिया आया, कंडक्टर उस पर झल्लाया, भाई तू भेड़ों का रेवड़ बस के अंदर भी ले आया। तो ये एक कविता थी, बस में भेड़ें। इसी तरह की एक दो और सुना देता हूँ, फिर मैं दूसरी कविताओं पे आऊँगा। यह है पेड़ों की अम्मा। शुक्रिया बोधिसत्व जी। पेड़ों की अम्मा। पल्लव भाई, मैं जीप वाली कविता भी सुनाने का प्रयास करूँगा। तो पहले सुनते हैं पेड़ों की अम्मा। सांझ ढले जब नींद की झपकी पेड़ों को आने लगती, सांझ ढले जब नींद की झपकी पेड़ों को आने लगती, गुमसुम सी पेड़ों की अम्मा मन में पछताने लगती। सांझ ढले जब नींद की झपकी पेड़ों को आने लगती, गुमसुम सी पेड़ों की अम्मा मन में पछताने लगती। फैल फूट कर जगह घेर कर सोते पर्वत बड़े बड़े, फैल फूट कर जगह घेर कर सोते पर्वत बड़े बड़े, मेरे दिल के टुकड़े कैसे सो पाएंगे खड़े खड़े, मेरे दिल के टुकड़े कैसे सो पाएंगे खड़े खड़े। तो ये एक और कविता थी जो बच्चों को ध्यान में रख कर लिखी गई। कम कर दो उसकी आवाज़, या तो बंद ही कर दो। एक और गीत है, घटाओं की ऊँट गाड़ी। बारिशों के दिन है और बारिशों का ही इस कविता में दृश्य भी है, तो ये मैं सुनाता हूँ। 700 समंदर पानी भर के लाए हैं, आए हैं बादल छाए हैं। 700 समंदर पानी भर के लाए हैं, आए हैं बादल छाए हैं। हरी कलंगी मोरों की, धरती भीगे धोरों की, गोरी भीगे गोरों की, चोरी भीगे चोरों की।
हरी कलंगी मोरों की, धरती भीगे धोरों की, गोरी भीगे गोरों की, चोरी भीगे चोरों की, काली घटाओं की ऊँट गाड़ी लाए हैं, आए हैं बादल छाए हैं। काले काले कौवे भीगे हरे हरे तोते, काले काले कौवे भीगे हरे हरे तोते, झाड़ियों में तीतर भीगे चुपके चुपके सोते, रंग रंग के रंग बरसाए हैं, आए हैं बादल छाए हैं। गमछे भीगे टोपी भीगे अलगाओं के झंडे, गमछे भीगे टोपी भीगे अलगाओं के झंडे, खाकी वर्दी वाले भीगे भीगे काले डंडे, ये तो फूल गुलाबी लेके आए हैं बादल छाए हैं। घर भीगेगा बिल्ली का, सर भीगेगा दिल्ली का, घर भीगेगा बिल्ली का, सर भीगेगा दिल्ली का, नफ़रत फैलाने वाले गुंडों की चिल्ला चिल्ली का, लोकशाही की शहनाई लेके आए हैं बादल छाए हैं। लोकशाही की शहनाई लेके आए हैं बादल छाए हैं। पानी की पतंगे उड़े हवाओं की डोर से, पानी की पतंगे उड़े हवाओं की डोर से, रात के आकाश में उड़ेरे और जोर से, ये तो बिजलियों की लालटेनें लाए हैं, आए हैं बादल छाए हैं। 700 समंदर पानी भर के लाए हैं, आए हैं बादल छाए हैं। तो ये कुछ कविताएं थी जो बच्चों की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं और बच्चों को ध्यान में रख के ही लिखी गई हैं। तो अब मैं कुछ दूसरी कविताएं आपको सुनाने की कोशिश करता हूं। ये एक बहुत पहले लिखी गई कविता है, काजल टीकी। काजल टीकी कविता पढ़ के इसमें कुछ कहने जैसा कुछ भी नहीं है। कविता जैसे ही मैं पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही सामान्य एक वर्णन है। लीपे हुए आंगन के आज ही मांडे मांडनों के बीचों बीच, पीढ़े पर बैठी हुई वह काजल टीकी कर रही है। लीपे हुए आंगन के आज ही मांडे मांडनों के बीचों बीच, पीढ़े पर बैठी हुई वह काजल टीकी कर रही है। कंधे पर पड़ी हुई गुलाबी लुगड़ी आधी गिरी हुई है पीढ़े के बगल में। कंधे पर पड़ी हुई गुलाबी लुगड़ी आधी गिरी हुई है पीढ़े के बगल में। लाल बिंदियों का पत्ता पड़ा है पीली छींट के लहंगे की लावण में। लाल बिंदियों का पत्ता पड़ा है पीली छींट के लहंगे की लावण में। घुटनों पर रखे दर्पण में कमल जैसा मुखड़ा जच रहा है इतना, जैसे नया और नया होता जा रहा हो दर्पण के सरोवर में। दिन के 4 बजे की धूप और अधिक उजला बना रही है सफ़ेद खड़िया के मांडनों को। दिन के 4 बजे की धूप और अधिक उजला बना रही है सफ़ेद खड़िया के मांडनों को। पैरों के गुलाबी तलवों के पास हरे रंग का ढक्कन पड़ा है काजड़ की डिब्बी का। पैरों के गुलाबी तलवों के पास हरे रंग का ढक्कन पड़ा है काजड़ की डिब्बी का। ऊंचा और ऊंचा उठा हुआ है कसा हुआ तन, ऊंचा और ऊंचा उठा हुआ है कसा हुआ तन। एक और कविता है रुलाई। गांव में बचपन में जैसे कि बोधिसत्व जी पूछ रहे थे रचना प्रक्रिया के बारे में, तो ये भी उससे जुड़ी हुई बात है कि गांव में मैं बचपन में घरों में स्त्रियों को अपने गांव आते देखता था अपने ससुराल से। गांव में स्त्रियों को अपने ससुराल से गांव आते देखता था तो मैं देखता था कि वे दूर से ही गांव में घुसते से ही रोने लग जाती थी। और ऐसा मेरी बुआओं के साथ भी होता था। मेरी बुआ आती थी और वो गांव में प्रवेश करने से पहले ही उसकी रुलाई फूट पड़ती थी, रोने लग जाती थी। तो वही दृश्य जो है मेरे जहन में था जब मैंने ये कविता लिखी रुलाई।
जब बुआ गांव आती थी, गांव के पेड़ों को देख देख रोने लग जाती थी। जब बुआ गांव आती थी, गांव के पेड़ों को देख देख रोने लग जाती थी, जबकि वैसे ही पेड़ उसकी ससुराल में भी थे। जबकि वैसे ही पेड़ उसकी ससुराल में भी थे। काका बुआ का रोना देख लेते थे। काका बुआ का रोना देख लेते थे, उसके पैदल पैदल चलकर आने की प्रतीक्षा करते थे। जब बुआ गांव पहुंचती शाम होने से पहले, जब बुआ गांव पहुंचती शाम होने से पहले, दोनों दूर से ही एक दूसरे को देख फूट फूट कर रोने लगते। पास आने पर गले मिलते, देर तक रोते रहते। गांव के लोग, स्त्रियां और लड़कियां उनका गले लग लग कर रोना देखते रहते। गांव के लोग, स्त्रियां और लड़कियां उनका गले लग लग कर रोना देखते रहते। अमीर हो या गरीब, सम्राट हो या फकीर, संसार में सभी बहुत बहुत रोते हैं। अमीर हो या गरीब, सम्राट हो या फकीर, संसार में सभी बहुत बहुत रोते हैं और समझ नहीं पाते कि वे रोते हुए आखिर किस बाट की बात जोहते हैं। तो ये कविता थी रुलाई। बोधिसत्व जी पूछ रहे हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई के दिनों के बारे में और कुछ मैं कहूँ तो मेरे पिता, जिनको मैं भाया बोलता हूँ, उनकी एक छोटी सी नौकरी थी पोस्ट ऑफिस में। तो मेरा बचपन के शुरुआती 5-6 वर्ष गांव में बीते और उसके बाद में आगे का सारा समय पिता की नौकरी के साथ साथ उनके साथ मैं रहने लगा छोटे कस्बों में। और फिर मैं अपने चाचा के साथ रहने लगा, काका के साथ। वो उनकी जहाँ नौकरी थी वहाँ रहता था। तो वहाँ मुझे पुस्तकालय एक मिल गया। दौसा एक कस्बा है वहाँ पे। तो दौसा कस्बे के पुस्तकालय में मैं किताबें पढ़ा करता था। हमारे समय में, उस समय सुमन, सौरभ और नंदन जैसी पत्रिकाएं पढ़ने को मिलती थी। बाद में वहाँ ऐसा कोई बहुत माहौल नहीं था, किताबें खरीदने की कोई ऐसी दुकान नहीं थी, शायद आज भी वहाँ नहीं होगी। तो जो रद्दी बेचते हैं, तो मैं उन रद्दी वालों से किताबें खरीद लेता था कुछ भी, और वो पढ़ता रहता था। तो इस तरह से पढ़ने लिखने का जो शौक़ है वो शुरू हुआ। और फिर व्यवस्थित रूप से पढ़ने लिखने की शुरुआत जयपुर, जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में आया उसके बाद ही शुरू हुई। वहाँ सौभाग्य से कहिए कि मुझे अच्छे दोस्तों की संगत मिली, और वो तो बहुत पढ़ाकू लोग थे, बहुत पढ़ते थे। उनके साथ पढ़ना लिखना, उठना बैठना हुआ। और वहाँ पे लाइब्रेरी भी मिली। तो शुरू में हमने बच्चन को पढ़ा, बच्चन की सारी किताबें मंगवा के पढ़ी, शरद चंद्र को पढ़ा। तो जैसा कि सब लोगों का सफ़र होता है, कुछ कुछ वैसा ही मेरा भी पढ़ने का सफ़र रहा है। तो पर यह है कि दोस्त अच्छे रहे, संगत अच्छी रही, तो उससे पता चल जाती थी कि क्या किताबें पढ़नी चाहिए। तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ते थे, जैसे आज भी युवा लोग पढ़ते हैं। अब पढ़ना थोड़ा कम हो गया है। तो चलिए मैं कविताओं पे आता हूँ। एक कविता के बारे में कहा गया था कि लोक गायिकाएँ कविताएँ सुनाएं, कुछ पानी दे। तो लोक गायिकाएँ कविताएँ मैं सुना रहा हूँ। लोक गायिकाएँ वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर उन्हें कोई मुकाम हासिल करना है। वे इसलिए नहीं गाती कि गाकर उन्हें कोई मुकाम हासिल करना है। वे सभा में नहीं गा रही होती तो चूल्हे के पास बैठकर गा रही होती। वे सभा में नहीं गा रही होती तो चूल्हे के पास बैठकर गा रही होती। उन्हें गाने से मतलब है, सुनाने से नहीं। उन्हें गाने से मतलब है, सुनाने से नहीं। इसलिए वे खलिहान में बैठी बैठी भी गाती हैं, तारों के नीचे सोती सोती भी।
सदियों उन्होंने मुंह अंधेरे जाग कर घासलेट की चिमनी की रोशनी में अनाज पीसते हुए गाया है। सदियों उन्होंने मुंह अंधेरे जाग कर घासलेट की चिमनी की रोशनी में अनाज पीसते हुए गाया है। वे लताओं में खिले फूलों के बारे में गाती हैं, वे कंदराओं में होने वाले प्रसवों के बारे में गाती हैं। वे लताओं में खिले फूलों के बारे में गाती हैं, वे कंदराओं में होने वाले प्रसवों के बारे में गाती हैं। वे खेड़ों के उजड़ने के बारे में गाती हैं, वे डेरों के जमने के बारे में गाती हैं। वे उस महाभारत को गाती हैं जो महाभारत में लिखने से रह गया। वे उस महाभारत को गाती हैं जो महाभारत में लिखने से रह गया। वे उस रामायण को गाती हैं जो रामायण में लिखने से रह गई। वे इलाके में उठने वाली आंधियों के बारे में गाती हैं, वे आंधियों में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में गाती हैं, वे पक्षियों के पंखों में छिपती युवतियों के बारे में गाती हैं। वे इलाके में उठने वाली आंधियों के बारे में गाती हैं, वे आंधियों में उड़ने वाले पक्षियों के बारे में गाती हैं, वे पक्षियों के पंखों में छिपती युवतियों के बारे में गाती हैं। उनका गाना आज से नहीं है, उनका गाना आज से नहीं है, आज भर के लिए नहीं है। उनके विकल विरल स्वर अनंत काल तक के लिए। उनका गाना आज से नहीं है, आज भर के लिए नहीं है, उनके विकल विरल स्वर अनंत काल तक के लिए। तो ये थी कविता लोक गायिका। इसी से जुड़ी एक और कविता है लोक गायक, तो इसके साथ ही वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। लोक गायक। सतही तौर पर उसे किसानों और श्रमिकों का कवि कह सकते हैं। सतही तौर पर उसे किसानों और श्रमिकों का कवि कह सकते हैं। उनके जीवन से जो शब्द बनते हैं प्राय उन्हीं को काम में लेता है वह कविता रचने के लिए। उनके जीवन से जो शब्द बनते हैं प्राय उन्हीं को काम में लेता है वह कविता रचने के लिए। धूल की तरह साधारण शब्द ओस की तरह चमकने लगते हैं उसकी कविता में आने पर। धूल की तरह साधारण शब्द ओस की तरह चमकने लगते हैं उसकी कविता में आने पर। बीजों की तरह अकुआने लगते हैं गाए जाने पर। बीजों की तरह अकुआने लगते हैं गाए जाने पर। उसका विशाल वाद्य घेरा मृत जानवर की खाल से बनता है। उसका विशाल वाद्य घेरा मृत जानवर की खाल से बनता है। जब वह गूंजता है पास ही जंगलों में खड़े भैंसे त्वचा पर स्पर्श का अनुभव करते हैं। जब वह गूंजता है पास ही जंगलों में खड़े भैंसे त्वचा पर स्पर्श का अनुभव करते हैं। खेतों की मेड़ पर खड़े धवल फूलों वाले कांसों की जड़ों से सटकर बैठे बैल, इधर उधर खड़े तमाम छोटे बड़े पेड़ और झाड़, छोटे और बड़े कद के पहाड़ कान देते हैं उसकी आवाज पर। वह आवाज जिसमें आंधियां हैं, वह आवाज जिसमें आंधियां हैं आंधियों की नहीं है। वह आवाज जिसमें बारिशें हैं बारिशों की नहीं है। वह आवाज़ जिसमें आंधियां हैं आंधियों की नहीं है। वह आवाज़ जिसमें बारिशें हैं बारिशों की नहीं है। पवन झकोरों और बारिश की बौछारों सी काल से टकराती आती यह आदिम आवाज़ पृथ्वी पर आदमी की है। पवन झकोरों और बारिश की बौछारों सी काल से टकराती आती यह आदिम आवाज़ पृथ्वी पर आदमी की है। अर्धरात्रि में जब वह उठाता है कोई गीत रात के मायने बदल देता है। अर्धरात्रि में जब वह उठाता है कोई गीत रात के मायने बदल देता है। अगम अंधेरों में गरजते समुद्रों के मायने बदल देता है।
अनादि सृष्टि में चमकते नक्षत्रों के मायने बदल देता है। वह हमें बाहर के भेद देता है, वह हमारे भीतर के भेद देता है। वह हमें बाहर के भेद देता है, वह हमारे भीतर के भेद देता है। चाहे तो शब्द से, चाहे तो दृष्टि से, और चाहे तो हाथ के इंगित से पुकार लेता है। सभा में सत्य को उतार देता है। चाहे तो शब्द से, चाहे तो दृष्टि से, चाहे तो हाथ के इंगित से पुकार लेता है। सभा में सत्य को उतार देता है। चांदनी में बैठे ग्रामीण अलाव तापते हुए सुनते हैं उसे। अलावों के चहुं ओर दीप्तिप चेहरों पर रह रह खिलती है आदि मुस्कान। तो ये थी कविता लोक गायक। एक कविता एक बड़ी छोटी सी एक कविता है याद। काफ़ी पहले ये लिखी गई थी, पर ये मैं आपको सुना रहा हूँ। जिन्हें माँ की याद नहीं आती, उन्हें माँ की जगह किसकी याद आती है। जिन्हें माँ की याद नहीं आती, उन्हें माँ की जगह किसकी याद आती है। जिन्हें बहन की याद नहीं आती, उन्हें बहन की जगह किसकी याद आती है। जिन्हें माँ की याद नहीं आती, उन्हें माँ की जगह किसकी याद आती है। जिन्हें बहन की याद नहीं आती, उन्हें बहन की जगह किसकी याद आती है। याद नहीं आती जिन अभागों को अपने बाबा की, उन्हें बाबा की जगह किसकी याद आती है। याद नहीं आती जिन अभागों को अपने बाबा की, उन्हें बाबा की जगह किसकी याद आती है। बाजार, हिंसा, सताने वाली व्यवस्था याद ही को नष्ट कर दे, अभी मैं मानने को तैयार नहीं से। बाजार, हिंसा, सताने वाली व्यवस्था याद ही को नष्ट कर दे, अभी मैं मानने को तैयार नहीं से। यही है वजह मैं पूछता हूँ सबसे सब जगह, जिन्हें अपने गांव की याद नहीं आती, उन्हें गांव की जगह किसकी याद आती। जिन्हें अपने गांव की याद नहीं आती, उन्हें गांव की जगह किसकी याद आती। तो ये कविता थी याद। एक याद से ही जुड़ी और इसी के साथ की ही लिखी एक और कविता है, और ये है नहीं की याद। नहीं किया। तुम नहीं थी, इसलिए मेरा बचपन दूसरों के घरों के चूल्हों आंगनों में ताकने झांकने में ही गुजरा। तुम नहीं थी, इसलिए मेरा बचपन दूसरों के घरों के चूल्हों आंगनों में ताकने झांकने में ही गुजरा। तुम्हारी बाबत क्या लिखूं बहन, तुम्हारी बाबत क्या लिखूं माँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम्हारी बाबत क्या लिखूं बहन, तुम्हारी बाबत क्या लिखूं माँ, मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कुछ बातें ऐसी होती है जीवन में जो इतना अधिक नहीं में होती है कि उनकी कोई याद भी नहीं होती। कुछ बातें इतना अधिक नहीं में होती है कि उनकी कोई याद भी नहीं होती। नहीं की भला क्या याद होगी, नहीं की भला क्या याद होगी। तो ये थी कविता नहीं की याद। और याद ही से जुड़ी एक और कविता, पल्लव भाई इसके लिए कह रहे थे कि मैं ये कविता भी सुनाऊं, तो इसका शीर्षक भी याद ही है। बीत जाता है सफ़र, याद रह जाती है सफ़र की। बीत जाता है सफ़र, याद रह जाती है सफ़र की।
जीप के पर्दों की तरह फट फट फड़फड़ बजती। बीत जाता है सफ़र, याद रह जाती है सफ़र की, जीप के पर्दों की तरह फट फट फड़फड़ बजती। इस याद के सहारे कटते हैं कितने ही सफ़र, इस याद के सहारे कटते हैं कितने ही सफ़र, पीछे सिर टिकाए आंखें बंद किए, जिंदगी के बचे कुछे तमाम सफ़र। इस याद के सहारे कटते हैं कितने ही सफ़र, पीछे सिर टिकाए आंखें बंद किए, जिंदगी के बचे कुछे तमाम सफ़र। तो ये कविता थी याद। पता ही नहीं चला कि आधा समय बीत चुका है इन कविताओं को सुनाते हुए। चलो मैं याद ही पे कुछ कविताएं सुना रहा हूँ, तो एक और कविता भी याद को लेकर ही है, और ये कविता भी मैं आपको सुना देता हूँ। चूँकि समय है और बोलने को ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं, तो कविताएं ही मैं आपको सुनाता हूँ। गुम बच्चे की याद। कविता का शीर्षक दोबारा बोल रहा हूँ, गुम बच्चे की याद। मेरी गरीब चचेरी बहन, मेरी गरीब चचेरी बहन, शादी भी जिसकी ठीक से की नहीं जा सकी, बस भेज दी गई कुछ औरतों के गाए गीतों के साथ हुई उसकी विदाई। मेरी गरीब चचेरी बहन, शादी भी जिसकी ठीक से की नहीं जा सकी, बस भेज दी गई कुछ औरतों के गाए गीतों के साथ हुई उसकी विदाई। दो एक ही साल बाद विवाह के गीतों के शब्द निष्प्रभ हो गए, उनकी ध्वनियों की चिड़ियाएं सदा के लिए सो गईं। उसके पति ने एक हत्यारे की हत्या कर दी, उसके पति ने एक हत्यारे की हत्या कर दी। वह भारत की जेलों के उन लाखों अभिशप्त कैदियों के बीच जा बैठा जिनकी जमानत नहीं होती, टलती जाती है जिनकी सुनवाई। वह भारत की जेलों के उन लाखों अभिशप्त कैदियों के बीच जा बैठा जिनकी जमानत नहीं होती, टलती जाती है जिनकी सुनवाई। ससुराल में वह रहने नहीं दी गई, गोद के बच्चे के साथ वह लाचार आ गई यहीं। उसे रहने के लिए एक पाटोर बता दी गई, हल्ला मजूरी करके अपना और बच्चे का पेट पालने लगी। ऐसी मेरी गरीब चचेरी बहन का बच्चा था वो। ऐसी मेरी गरीब चचेरी बहन का बच्चा था वो, 7 साल का हो गया था। बड़ी उम्मीद से बड़ा कर रही थी उसको, पढ़ने भेज रही थी। स्कूल नाम के सरकारी बाड़े में रोज जाकर बैठता था, बच्चों के साथ खेलता था। स्कूल से आकर उस खेलते हुए को मुर्गी के चूजे की तरह गायब कर ले गया कोई। उस खेलते हुए को मुर्गी के चूजे की तरह गायब कर ले गया कोई। लिखने में भी तकलीफ होती है कि पुलिस, सरपंच, विधायक, देवी देवता सबके दरवाज़ों को ढोक दे चुकी है, सबके पैरों में सर पटक चुकी है। अब तो यही सोचने विचारने को रह गया है, आखिर कौन था वह जो ले गया खेलते बच्चे को। आखिर कौन था वह जो ले गया खेलते बच्चे को। क्या वह दरिद्रता, भूख और कुशिक्षा का शिकार था कोई? क्या उसने कहीं सुनसान में ले जाकर बलि या कुर्बानी दे दी बच्चे की, या उसने खाए पिए अघाए सभ्य बर्बरों को बेच दिया उसे? क्या उसे अरब भेज दिया ऊंट पर बांध कर मारे जाने के लिए? क्या किसी आधुनिक साधु या पर्यटक को बेच आया वह उसे? क्या किसी मेज पर तश्तरी में रखा गया उसे? इतने बच्चे गायब होते हैं हर साल, इतने बच्चे गायब होते हैं हर साल, लेकिन बिजली पानी की मांग जैसा छोटा मोटा मुद्दा भी नहीं बनती यह बात। इतने बच्चे गायब होते हैं हर साल,
लेकिन बिजली पानी की मांग जैसा छोटा मोटा मुद्दा भी नहीं बनती है बात। 3 महीने भी याद नहीं रखा गया एक बच्चे का गायब होना। 3 महीने भी याद नहीं रखा गया एक बच्चे का गायब होना। जिस दिन से गुम हुआ है वह मेरी चचेरी बहन भी गुम है। जिस दिन से गुम हुआ है वह मेरी चचेरी बहन भी गुम है। वह नहीं जानती कि न मरे न जीवित बच्चे के साथ कैसे जीना चाहिए। वह नहीं जानती कि न मरे न जीवित बच्चे के साथ कैसे जीना चाहिए। इसी दुनिया में कहीं और कहीं भी नहीं बच्चे की सुध कैसे रखनी चाहिए। कैसे उसे सुलाना चाहिए, कैसे उसे जगाना चाहिए, कैसे उसे समझाना चाहिए अपना ध्यान रखने के लिए। लापरवाही करने पर कैसे सख्त हिदायत दी जानी चाहिए। अगर उसके अंगों को खोलकर अलग अलग शरीरों में नहीं लगा दिया गया है, अगर उसके अंगों को खोलकर अलग अलग शरीरों में नहीं लगा दिया गया है, अगर स्त्री लोथों से उबे हुए विकृतों ने उसे रिहा कर दिया है, अगर दासों की तरह उसके पुट्ठों पर थाप दे देकर उसे कई बार बेच या खरीद लिया गया है, तो अब वह कहाँ है और क्या कर रहा है। कैसा दिखने लगा है वह हाड़ मांस का पुतला सालों बाद। अगर दासों की तरह उसके पुट्ठों पर हाथ थाप दे देकर उसे कई बार बेच और खरीद लिया गया है, तो अब वह कहाँ है और क्या कर रहा है। कैसा दिखने लगा है वह हाड़ मांस का पुतला सालों बाद। क्या वह ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर खा चुका है। क्या वह ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर खा चुका है। क्या दुनिया की सभी लड़कियों के लिए डरावना हो चुका है। क्या वह किसी महानगर की बत्ती गुल करने निकल पड़ा है। क्या वह टेलीफोन लाइन काटने गया है। क्या वह किसी भीड़ भरे इलाके में बम रख रहा है। क्या वह ब्रेड पर आयोडेक्स लगाकर खा चुका है। क्या दुनिया की सभी लड़कियों के लिए डरावना हो चुका है। क्या वह किसी महानगर की बत्ती गुल करने निकल पड़ा है। क्या वह टेलीफोन लाइन काटने गया है। क्या वह किसी भीड़ भरे इलाके में बम रख रहा है। क्या वह रस्सों से बंधा है। क्या वह अपना फटा टूटा शरीर लिए न्यायालय में उपस्थित है। क्या उसे जेल में ही फांसी दे दी गई है। क्या उसे वहीं मिट्टी में मिट्टी राख में राख कर दिया गया है। मेरी चचेरी बहन, 2 पीढ़ी पीछे जाएं तो हम एक ही दंपत्ति की संतान हैं। मेरी चचेरी बहन, 2 पीढ़ी पीछे जाएं तो हम एक ही दंपत्ति की संतान हैं। एक आध पीढ़ी और पीछे जाएं तो पूरा कबीला ही एक दंपत्ति की संतान है। अंततः जैसे दुनिया ही एक दंपत्ति की संतान है, इस तरह देखो तो कोई भी दूर का नहीं, कोई भी पराया नहीं, सभी अपने हैं, कोई भी शत्रु नहीं। और वास्तव में देखो तो कैसे कैसे शत्रु हैं चारों तरफ। इस तरह देखो तो कोई भी दूर का नहीं, कोई भी पराया नहीं, सभी अपने हैं, कोई भी शत्रु नहीं। और वास्तव में देखो तो कैसे कैसे शत्रु हैं चारों तरफ। मेरी चचेरी बहन, उसके कपड़े जिनमें से झांकते हैं उसके धूल के बने हाथ पैर, उसके फूस के केश झांकते हैं, गोली खाई हिरनी की करुण कजल आंखें झांकती है। मैं पूछता हूँ कभी कभी उससे, जी तुम्हें इस ब्रह्मांड की किस हाट पर मिलते हैं इतने फीके, इतना अधिक रंग उड़े कपड़े। क्या तुम आकाश गंगा से लाती हो इन्हें। मैं पूछता हूँ कभी कभी उससे, जी
तुम्हें इस ब्रह्मांड की किस हाट पर मिलते हैं इतने फीके, इतना अधिक रंग उड़े कपड़े? क्या तुम आकाश गंगा से लाती हो इन्हें? पागल है तू कहकर हंस देती है जीवन की धनी मेरी चचेरी बहन। पागल है तू कहकर हंस देती है जीवन की धनी मेरी चचेरी बहन। तो ये एक कविता थी गुम बच्चे की याद। आप सभी का बहुत शुक्रिया कि आप इतने स्नेह से इन कविताओं को सुन रहे हैं। और एक और कविता मैं सुनाता हूँ। इस कविता का शीर्षक है घुटनों में सिर दिए बैठा आदमी। कविता का शीर्षक है घुटनों में सिर दिए बैठा आदमी। सड़क किनारे घुटनों में सिर दिए बैठा आदमी। सड़क किनारे घुटनों में सिर दिए बैठा आदमी। सरकार का तो कुछ नहीं, लेकिन क्या मेरा भी कुछ नहीं? सड़क किनारे घुटनों में सिर दिए बैठा आदमी। सरकार का तो कुछ नहीं, लेकिन क्या मेरा भी कुछ नहीं? वह उन पशुओं का तो कुछ नहीं जिन्हें उसने चारा खिलाया, पानी पिलाया, लेकिन क्या मेरा भी कुछ नहीं? वह ठिठुरती रात और घने कोहरे का तो कुछ नहीं, लेकिन क्या मेरा भी कुछ नहीं? मैंने कटन कजोड़ा इकट्ठा किया, सुलगाई आग, चलाई बात। यह देख एक कुत्ता भी आ बैठा पास। मैंने कटन कजोड़ा इकट्ठा किया, सुलगाई आग, चलाई बात। यह देख एक कुत्ता भी आ बैठा पास। देख कर पृथ्वी पर आदि मुजास। देख कर पृथ्वी पर आदि मुजास। जी विमलेश जी बहुत शुक्रिया। श्वेता सिंह जी, मानवेंद्र सिंह जी, आप दबंग कविता के बारे में कह रहे हैं और समाज कविता के बारे में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों ही कविताएं सुना सकूं। मुझे थोड़ा दबंग का देखना पड़ेगा कि दबंग कविता थोड़ा ढूंढने में मुझे समय लग रहा है इस संग्रह में। तो समाज में पहले सुना देता हूँ। 102 पेज। समाज कविता के लिए आप कह रहे हैं, तो वो कविता मैं सुना रहा हूँ। साल भर पहले ही जिसने हत्या की है, अभी वह दूसरी क्षुद्रताओं में लिप्त है। साल भर पहले ही जिसने हत्या की है, अभी वह दूसरी क्षुद्रताओं में लिप्त है। समाज में उसके उठने बैठने की जगह सीमित नहीं हुई है। समाज में उसके उठने बैठने की जगह सीमित नहीं हुई है। औरतों में वह अभी भी उनका देवर है, जेठ है। पुरुषों में वह अभी भी उनका भाई है, भतीजा है। औरतों में वह अभी भी उनका देवर है, जेठ है। पुरुषों में वह अभी भी उनका भाई है, भतीजा है। जिनकी बेटी को उसने मार दिया, वे अभी भी उसे अपना जवाई मानते हैं। जिनकी बेटी को उसने मार दिया, वे अभी भी उसे अपना जवाई मानते हैं। वार त्योहार पर बुलाते हैं, विदा में
पीले पल्ले की धोती उड़ाते हैं। ससुर कहते हैं, होनहार होना था सो हो गया, यूँ मन में मलाल मत लाना। सालियाँ कहती है, जीजाजी फिर आना। ससुर कहते हैं, होनहार होना था सो हो गया, यूँ मन में मलाल मत लाना। सालियाँ कहती है, जीजाजी फिर आना। जिसकी हत्या उसने कर दी थी, भात शादियों में अभी भी उसके कपड़े आते हैं। जिसकी हत्या उसने कर दी थी, भात शादियों में अभी भी उसके कपड़े आते हैं। जिन्हें अब वह ओढ़ती है जो उसकी जगह आई है। जिन्हें अब वह ओढ़ती है जो उसकी जगह आई है। इस तरह वह दो दो वेश ओढ़ती है और वह भी दो दो वेश ओढ़ता है। नई और पुरानी दोनों रिश्तेदारियों में से उसके लिए बाजार में चल रही नई से नई काट के धोती कुर्ता और रुमाल पहुंचाए जाते। बाजार में चल रही नई से नई काट के धोती कुर्ता और रुमाल पहुंचाए जाते। तो ये एक कविता थी। कविता सुनाता हूँ। ये कविता है बच्चे की भाषा। बच्चे की भाषा। रेस्तरां में सामने की मेज पर एक यूरोपियन जोड़ा खाना और पीना सजाए हुए था। रेस्तरां में सामने की मेज पर एक यूरोपियन जोड़ा खाना और पीना सजाए हुए था। मैं चौंक गया जब उनका 6 महीने का बच्चा हिंदी में रोने लगा। मैं चौंक गया जब उनका 6 महीने का बच्चा हिंदी में रोने लगा। उसका युवा पिता उसे अंग्रेजी में चुप कराने लगा। मैं चौंक गया जब उनका 6 महीने का बच्चा हिंदी में रोने लगा। उसका युवा पिता उसे अंग्रेजी में चुप कराने लगा। उसे बहलाते खिलाते हुए बाहर ले गया। बाहर खुली हवा में बच्चा दिल्ली की फ़िज़ा में मिर्ज़ा गालिब के सब्जाओ गुलो अब्र देखते हुए उर्दू में चुप हुआ। बाहर खुली हवा में बच्चा दिल्ली की फ़िज़ा में मिर्ज़ा गालिब के सब्जाओ गुलो अब्र देखते हुए उर्दू में चुप हुआ। तब वह युवा फिर से रेस्तरां के भीतर आया। मैं एक बार की फिर चौंक गया जब वह बच्चा उरावों की भाषा बोलते हुए चम्मच गिलासों से खेलने लगा। तो ये थी कविता बच्चे की भाषा। आप कह रहे हैं कि मैं झाड़ू श्रृंखला में से कोई कविता सुनाऊं, तो सुनाता हूँ। एक कविता है झाड़ू सीरीज से। झाड़ू सीरीज में असल में 20-21 कविताएं हैं, तो उनमें से एक मैं सुना रहा हूँ। झाड़ू की तरह पड़े रहते हैं लोग दुनिया के औनों कोनों में। झाड़ू की तरह पड़े रहते हैं लोग दुनिया के औनों कोनों में, लेकिन सुबह होते ही दुनिया को उनकी ज़रूरत पड़ती है। झाड़ू की तरह पड़े रहते हैं लोग दुनिया के औनों कोनों में, लेकिन सुबह होते ही दुनिया को उनकी ज़रूरत पड़ती है। झाड़ुओं की तरह निकलते हैं लोग काम पर, तब जाकर दुनिया में कुछ काम शुरू हो पाता है। झाड़ुओं की तरह निकलते हैं लोग काम पर, तब जाकर दुनिया में कुछ काम शुरू हो पाता है। फिर जैसे ही धूल पुछ जाती है शीशों की बहुमंजिला इमारतें, इन लोगों को डांटना फटकारना शुरू कर दिया जाता है। फिर जैसे ही धूल पुछ जाती है शीशों की बहुमंजिला इमारतें, इन लोगों को डांटना फटकारना शुरू कर दिया जाता है।
जैसे ही पुल बन जाते हैं, जैसे ही बांध बन जाते हैं, उन्हीं ओनों कोनों में फेंक दिया जाता है लोगों को जहाँ से खदेड़ कर लाया गया। तब तक उन्हें खाना कपड़ा दिया जाता है जब तक चलती है परियोजना। इसके बाद छोड़ दिया जाता है उन्हें तन्हा, गर्मियों में धूल फांकने, सर्दियों में पानी में बहने। तब तक उन्हें खाना पीना दिया जाता है जब तक चलती है परियोजना। इसके बाद छोड़ दिया जाता है उन्हें तन्हा, गर्मियों में धूल फांकने, सर्दियों में पानी में बहने। एक दिन ऊब जाते हैं लोग इन क्रूरताओं से, एक दिन ऊब जाते हैं लोग इन क्रूरताओं से, इनकार कर देते हैं इनमें रहने सहने से। इन लोगों के समूहों की सांसें इकट्ठी होकर धरती पर एक विशाल हवा को खड़ा करती है, फिर उसे सही दिशा दी जाती है। एक दिन ऊब जाते हैं लोग इन क्रूरताओं से, इनकार कर देते हैं इनमें रहने सहने से। इन लोगों के समूहों की सांसें इकट्ठी होकर धरती पर एक विशाल हवा को खड़ा करती है, फिर उसे सही दिशा दी जाती है। विशाल हवा का झाड़ू चाहिए ही पृथ्वी पर फैली असुंदरताओं को बुहारने के लिए। विशाल हवा का झाड़ू चाहिए ही पृथ्वी पर फैली असुंदरताओं को बुहारने के लिए। तो ये थी कविता झाड़ू। हाँ, 5-7 मिनट बचे हैं तो मैं 1-2 कविताएं और सुना देता हूँ। हाँ, नमक कविता सुनाने के लिए भी कहा जा रहा है, पर मुझे गाना अब उस तरह से आता नहीं जैसे कुछ बरस पहले मैं थोड़ा सा गा सकता था। अब वैसा नहीं गाया जाता, पर मैं एक कविता सुनाता हूँ। सईदन अम्मा इसका शीर्षक है, सईदन अम्मा। तो इसको थोड़ा सा बोल के मैं सुनाता हूँ। अरियो सईदन अम्मा क्या ढूंढ रही है, खो गया क्या तेरा किसे ढूंढ रही है। अरियो सईदन अम्मा क्या ढूंढ रही है, खो गया क्या तेरा किसे ढूंढ रही है। फूस के फूफा का पता, हवा की खाला का पता, बारिश की चाची का पता, पेड़ों की मौसी का पता, तुझे पता हो तो बता ढूंढ रही हूँ, वरना तू क्या पूछे मैं क्या ढूंढ रही हूँ। अरियो सईदन अम्मा क्या ढूंढ रही है। भैंस के भाई का पता, झाड़ की ताई का पता, कीकर की बाई का पता, ऊँट के नाई का पता, तुझे पता हो तो बता ढूंढ रही हूँ, वरना तू क्या पूछे मैं क्या ढूंढ रही हूँ। अरियो सईदन अम्मा क्या ढूंढ रही है, खो गया क्या तेरा किसे ढूंढ रही है। हिमांशु कह रहे हैं कि गा के सुनाऊं, अब गाना तो आता नहीं। चलिए इसका हिमांशु कह रहे हैं आखिरी बंद में गा देता हूँ। अरियो सईदन अम्मा क्या ढूंढ रही है, खो गया क्या तेरा है। भैंस के भाई का पता, झाड़ की ताई का पता, कीकर की बाई का पता, ऊँट के नाई का पता, तुझे पता हो तो बता ढूंढ रही हूँ, वरना तू क्या पूछे मैं क्या ढूंढ रही हूँ। गुजरात गई बेटी ईरान गया बेटा, गुजरात गई बेटी ईरान गया बेटा, बहन भाई में से कोई भी नहीं लौटा, बहन भाई में से कोई भी नहीं लौटा। तो बांस की लाठी का पता, देश की माटी का पता, भूख की रोटी का पता, तुझे पता हो तो बता ढूंढ रही हूँ, वरना तू क्या पूछे मैं क्या ढूंढ रही हूँ। गुजरात गई बेटी ईरान गया बेटा, बहन भाई में से कोई भी नहीं लौटा,
तो बांस की लाठी का पता, देश की माटी का पता, भूख की रोटी का पता, तुझे पता हो तो बता, ढूंढ रही हूँ, वरना तू क्या पूछे मैं क्या ढूंढ रही हूँ। अरे ओ सईदन अम्मा क्या ढूंढ रही है, खो गया क्या तेरा किसे ढूंढ रही है। तो ये थी कविता सईदन अम्मा। 5 मिनट बचे हैं तो मैं एक दो कविताएं और सुनाता हूँ इस संग्रह में से। मुझे कविताओं के शीर्षक नहीं सूझते तो मैं याद ही सबके शीर्षक रख देता हूँ। तो इस कविता का शीर्षक भी है याद। मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ पर बबूल का पेड़ नहीं है यहाँ। मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ पर बबूल का पेड़ नहीं है यहाँ। मुझे उसकी याद आ रही है, उसकी लूमों और पीले फूलों की। मैं ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ पर बबूल का पेड़ नहीं है यहाँ। मुझे उसकी याद आ रही है, उसकी लूमों और पीले फूलों की। बबूल के कांटे पाँव में गड़े कांटे निकालने के काम आते थे। बबूल के कांटे पाँव में गड़े कांटे निकालने के काम आते थे। पर अब मेरे पास वे पाँव नहीं हैं जिनमें कांटे गड़े। पर अब मेरे पास वे पाँव नहीं हैं जिनमें कांटे गड़े। मुझे अपने पाँवों की याद आ रही है, मुझे अपने पाँवों की याद आ रही है। अवनीश मिश्रा जी कह रहे हैं आलिया पढ़ें, पर मुझे तो ये कविता थोड़ा ध्यान नहीं आ रही कि ये कौन सी कविता है, तो समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ दो तीन कविताएं और सुनाता हूँ। मोती, इस कविता का शीर्षक है मोती। मोती के बारे में सुना ही है, कभी देखा नहीं। मोती के बारे में सुना ही है, कभी देखा नहीं। बहुत बार पढ़ा भी है कविताओं में, ओस के मोती सुनकर अच्छा भी लगा है। कविताओं में घास पर बिछी ओस की चादर अकाल में भी आँखों को सुकून दे जाती है। कविताओं में घास पर बिछी ओस की चादर अकाल में भी आँखों को सुकून दे जाती है। इससे बढ़कर किसी हीरा पन्ना जवाहरात वाले मोती को न तो कभी देखा न कभी चाह रही पाने की। इससे बढ़कर किसी हीरा पन्ना जवाहरात वाले मोती को न तो कभी देखने की चाह रही न पाने की। पर इसको इतना दुर्लभ बताते हैं संसार में। सुना है अपार दौलत वाले, पर इसको इतना दुर्लभ बताते हैं संसार में। सुना है अपार दौलत वालों के पास ही मिलता है। मुझे भी कभी कभी बहुत याद आती है एक बात। बिछुड़ते वक्त कहा था तुमने हम कभी मिल नहीं सकेंगे, और तुम्हारी आंखों से 2 मोती झर गए थे। बिछुड़ते वक्त कहा था तुमने हम कभी मिल नहीं सकेंगे, और तुम्हारी आंखों से 2 मोती झड़ गए थे। समय वैसे हो गया है तो एक और कविता सुनाऊंगा, छोटी सी, झोंपड़ी और नाव। फिर ये भी कविता सुनाऊंगा, बंजारा नमक लाया भी, हिमांशु कह रहे हैं
तो वो भी सुनाऊंगा। उससे पहले एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ, झोंपड़ी और नाव। कभी कभी लगता है प्रेम में जितना जान लिया उतना ही काफ़ी है। कभी कभी लगता है प्रेम में जितना जान लिया उतना ही काफ़ी है, और जानना बचे कुचे को भी नष्ट न कर दे कहीं। अमृत कोई बार बार पीने की चीज़ थोड़ी है, और जानना बचे कुचे को भी नष्ट न कर दे कहीं। अमृत कोई बार बार पीने की चीज़ थोड़ी ही है। प्रेम में जो मिला घास फूस खरपतवार, झोंपड़ी और नाव बनाने के लिए काफ़ी है। प्रेम में जो मिला घास फूस खरपतवार, झोंपड़ी और नाव बनाने के लिए काफ़ी है। तो मुझे कविताएं पढ़ते हुए काफ़ी समय हो गया है, और आपने इतना समय दिया, ये तो मेरे लिए बड़े सुख की बात है। तो मैं एक आखिरी कविता जो बार बार आप सुनाने के लिए कहा जा रहा है, बंजारा नमक लाया, वो मैं सुना देता हूँ, और इसके बाद में इसको यहीं विराम देंगे। हो सांभर झील से भर आया, ओ सांभर झील से भर आया, भैरू मारवाड़ी ने बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। सांभर झील से भर आया भैरू मारवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। बर्फ जैसी चमक चांद जैसी बनक, बर्फ जैसी चमक चांद जैसी बनक, चांदी जैसी ठनक अजी देसी नमक, चांदी जैसी ठनक अजी देसी नमक। देखो ऊंट गाड़ी में बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। कोई रोटी करती भागी, कोई दाल चढ़ाती आई, कोई रोटी करती भागी, कोई दाल चढ़ाती आई। कोई लीप रही थी आंगन, बोली हाथ धोकर आई लाई। नाच थाड़ी में बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। ओ सांभर झील से भर आया भैरू मारवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। थोड़ा घर की खातिर लूंगी, थोड़ा बेटी को भेजूंगी, थोड़ा घर की खातिर लूंगी, थोड़ा बेटी को भेजूंगी। महीने भर से नमक नहीं था, जिनका लिया उधारी दूंगी। महीने भर से नमक नहीं था, जिनका लिया उधारी दूंगी। लेन देन की, ओ लेन देन की मची है धूम घर गुआड़ी में, बंजारा नमक लाया ऊंट गाड़ी में। कब हाट जाना होता, कब खुला हाथ होता, कब हाट जाना होता, कब खुला हाथ होता। जानबूझ कर नमक जब ना भूलवाना होता, फीके दिनों में नमक डाला मारवाड़ी ने, बंजारा नमक लाया हूँ। ठीक है, तो अभी समय भी हो गया और काफ़ी कविताएं आप लोगों ने सुनी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्रेम से सुनने के लिए, और धन्यवाद। नमस्कार सभी को।